हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू हिंदखोज डिक्शनरी वोकेबलरी सीरीज। आज का हमारा सेशन है idioms एंड फ्रेजेस पार्ट 4, राइट। पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 ऑलरेडी आ चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप रेफर कर सकते हो, राइट। तो आज का हमारा पार्ट 4 सेशन हम शुरू करेंगे। उससे पहले एक बार फिर से रिपीट करके बता देती हूँ, idioms एंड फ्रेजेस जो है वो आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफी हेल्पफुल रहेंगे और आपकी वोकैबुलरी बिल्डिंग में भी आपको काम आएंगे, राइट। तो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला idioms एंड फ्रेजेस क्या है। आज हमने जो सबसे पहले लिया है वो है अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का मीनिंग क्या होता है? अ मैन विथ नो वॉइस, यानी एक ऐसा इंसान, अ मैन यानी एक ऐसा आदमी, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी खुद की कोई आवाज नहीं है। अ मैन विथ नो वॉइस, जिसकी खुद की कोई वॉइस ही नहीं है, कोई आवाज, कोई ओपिनियन नहीं है। यहाँ पे वॉइस का मीनिंग कोई ओपिनियन देना होता है। और विल ऑफ हिज ओन, अ मैन विथ नो सब्सटेंस। A man with no voice और will of his own और a man with no substance, यानी कोई ऐसा जिसमें वो करेज नहीं है। करेज यानी वो हिम्मत नहीं है कि वो अपना कोई डिसीजन खुद से ले सके या फिर कुछ आवाज उठा के कह सके कि नहीं ये सही है या नहीं ये गलत है, या कोई भी सिचुएशन में कोई भी चीज हो सकती है। तो जो इंसान ऐसा नहीं कर पाता वहां पे हम यूज क्या करेंगे? इडियम अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, एकदम ही क्लियर हो जाएगा। He was accused by his opponents of being a man of straw and lacking his decisiveness. अब lacking in decisiveness यानी क्या होता है? डिसीजन, कोई निर्णय लेने में असमर्थ है। लैकिंग, एक तो निर्णय लेने में असमर्थ है, ये बात पक्की हो गई। लेकिन साथ साथ क्या कहा जा रहा है? अक्यूज्ड बाय हिज अपोनेंट्स, यानी जो राइवल्स होते हैं, विरोधात्मक जो पार्टी होती है या जो उनके विरोधी है, उन्होंने उन्हें अक्यूज किया है, उनपे क्या आरोप लगाया है या उनके बारे में क्या कहा है? ऐसा कहा है कि ही इज बीइंग अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, यानी उनमें निर्णय लेने का करेज नहीं है, वो अपना ओपिनियन नहीं दे सकते, वो आवाज नहीं उठा सकते। उन्हें उस चीज के लिए अक्यूज किया हुआ है। अ मैन हु डज not have the ability, who does not have the ability या फिर और करेज भी हो सकता है, राइट। और करेज टू कैरी आउट अ पर्टिकुलर टास्क, उनमें कोई एबिलिटी या करेज नहीं है एक कोई कार्य करना है तो उसे पूरा करने का, राइट। उसे कहा जाता है अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, जो कि अपना वॉइस, ओपिनियन, करेज नहीं दिखा सकते। कोई कार्य दिया हुआ है तो अपने डिसीजन से उसे पूरा नहीं कर पाते हैं। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। नेक्स्ट आता है अ ब्लैक शिप। अब यहाँ देखिए, अ ब्लैक शिप यानी यहाँ पे जो दिख रही है वो ब्लैक शिप नहीं होता। याद रखिएगा, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पे जो डिक्शनरी मीनिंग होते हैं वर्ड्स के वो मीनिंग नहीं है। यहाँ पे ब्लैक शिप यानी होगा एन अनलकी पर्सन। एक्चुअल मीनिंग जो होता है वो नहीं होता, यहाँ पे मीनिंग्स अलग होते हैं। एन अनलकी पर्सन और बैड कैरेक्टर, उसे कहा जाता है अ ब्लैक शिप। एन अनलकी पर्सन यानी अशुभ व्यक्ति। जब कोई अशुभ व्यक्ति होता है, राइट, अशुभ व्यक्ति या फिर ऐसा कोई जिसका चरित्र बहुत बुरा है, बुरा चरित्र कह सकते हैं, राइट, बुरा चरित्र, ठीक है। तो अब ब्लैक शिप उसे कहा जाएगा जो व्यक्ति काफी अशुभ है या फिर किसी का बुरा चरित्र है, जो ऐसे ग्रुप ऑफ मेंबर्स को डिस्क्राइब करता है जो कि बाकी लोगों से अलग है। जैसे कि विद इन द फैमिली कोई ऐसा है, सारे लोग एक जैसे हैं लेकिन एक ही व्यक्ति फैमिली का ऐसा है जो कि अलग है, तो ही डज नॉट फिट इन, तो हम क्या कहते हैं? ही इज अ ब्लैक शिप, राइट। पूरे ग्रुप में सब एक जैसे लोग हैं लेकिन एक व्यक्ति या कुछ व्यक्ति अगर अलग है तो उसे भी अ ब्लैक शिप कहा जाता है, जो कि एक ग्रुप, सेम पीपल ऑफ ग्रुप्स को बिलोंग नहीं करता। या अनलकी पर्सन, बैड कैरेक्टर या फिर अ ग्रुप ऑफ पीपल
और मेंबर्स जो किसी एक चीज को डिस्क्राइब करता है, और उन ग्रुप में कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो कि अलग सा है, उनसे मैच नहीं होता। जैसे अगर हम ये इमेज देखेंगे तो सारी व्हाइट शिप के साथ एक ब्लैक शिप है, राइट राइट। तो क्या हुआ, अ ब्लैक शिप, अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स है जहां पे बाकियों से दिस शिप डजंट फिट द फैमिली, ब्लैक शिप जो है वो उस व्हाइट शिप की फैमिली को फिट नहीं हो रही, ऐसा हम कहते हैं और उसे कहते हैं अ ब्लैक शिप। एग्जाम्पल लेते हैं, क्लियर हो जाएगा एकदम ही। I have always been the black sheep of my family। देखिए black sheep of my family यानी I have always been a black sheep of my family। जब कोई ये सेंटेंस आपको बोलते हैं तो आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए वो क्या कहना चाहते हैं, कि मेरी फैमिली में जितने भी लोग हैं वो सब एक जैसे हैं, लेकिन मैं ही एक हूँ जो अलग हूँ, या फिर मैं ही एक ऐसा हूँ जो उनके साथ फिट नहीं होता। क्यों? हो सकता है बाकी सबकी एरिया ऑफ इंटरेस्ट सेम है, उनके अलग है, या फिर बाकी सब फाइनेंशियली अलग स्टैंड करते हैं और वो फाइनेंशियली जो अर्न करते हैं तो वो एक अलग पोजीशन पे स्टैंड करते हैं। कई सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। यहाँ पे हमने जो लिया है वो एक रिस्पॉन्सिबल जॉब इकोनॉमी के वाइज एग्जाम्पल लिया है। क्यों ही इज अ ब्लैक शिप ऑफ द फैमिली, देखते हैं। Everyone else, because everyone else has responsible jobs while I have chosen to be an artist। देखिए क्या कह रहे हैं, क्योंकि मैंने आर्टिस्ट बनना चूज किया है और बाकी जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनके पास एक रिस्पॉन्सिबल जॉब है, कोई इकोनॉमिक्स या फिर सारे इकोनॉमिक्स में है, सारे अकाउंट सेक्शन में है, या फिर सारे बैंकिंग फील्ड में है, कुछ भी हो सकता है। बाकी सारे फैमिली मेंबर्स एक रिस्पॉन्सिबल जॉब में है और मैं एक आर्टिस्ट, सिर्फ मैंने ही वो आर्टिस्ट वाला फील्ड चूज किया, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि डॉक्टर की फैमिली में एक आर्टिस्ट इंसान या फिर एक आर्टिस्ट बंदा, तो आप समझ सकते हैं वो कैसा इम्बैलेंस है उनके लिए, तो उसे अ ब्लैक शिप कहा जाता है। क्लियर है? यस। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है एट अ स्नेल्स प्लेस, एट अ स्नेल्स पेस, सॉरी PACE पेस। स्नेल स्पेस क्या होता है, जो बहुत ही धीरे धीरे से कुछ करते हैं, दैट इज वेरी स्लोली, जो काम करने में किसी भी चीज में काफी धीमे धीमे धीरे से करते हो, वो होता है स्नेल स्पेस। जैसे एग्जाम्पल देखें तो द वर्क इज प्रोग्रेसिंग एट अ स्नेल स्पेस, यानी जो काम है, जो वर्क है वो आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन कैसे, धीरे 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 करके, एकदम से नहीं बढ़ जा रहा। स्लोली स्लोली जब कोई चीज होती है, धीरे से होती है, तब वहां पे हम यूज करेंगे सेंटेंस में। अगर कहना है हमें तो हम कैसे कहेंगे, द वर्क इज प्रोग्रेसिंग वेरी स्लोली की जगह पे हम इंग्लिश में उसे ऐसे लिख सकते हैं, द वर्क इज प्रोग्रेसिंग एट अ स्नेल्स पेस। क्लियर है? यस। फिर हमारा जो नेक्स्ट आता है वो है इट लॉगर्स हेड, एट लॉगर हेड्स, इट लॉगर हेड्स यानी इन डिस्प्यूट और टू फाइट। इन डिस्प्यूट यानी क्या हुआ, विवाद में, जब कुछ भी विवाद में होता है, कहते हैं ना वाद विवाद। अगर हम यहाँ पे ये इमेज देखें तो हमें पता चल जा रहा है कि ये दोनों जो पर्सन है, जैसे हम अगर ले ले ये मिस्टर ए और मिस्टर बी, वाद विवाद हो रही है, काफी वायलेंस है, कुछ डिस्प्यूट है, किसी चीज पे उन दोनों का डिसएग्रीमेंट है। क्या है, किसी एक कोई एक टॉपिक हो सकती है, कोई भी बात हो सकती है जहां पे वो लोग डिसएग्री कर रहे हैं, एक दूसरे से वाद विवाद कर रहे हैं, लड़ पड़े हैं, तो उस सिचुएशन में तब हम क्या सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, एट लॉगर हेड्स। एग्जाम्पल देखते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, he and his wife are always at logger's head। वो, he यानी वो मिस्टर, एंड उनकी वाइफ आर ऑलवेज एट लॉगर्स हेड, यानी वो हमेशा किसी न किसी बात पे लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, या कोई वाद विवाद उनके बीच में चलता ही रहता है। क्या हुआ, वाद डिसएग्रीमेंट हो सकती है, डिसएग्रीमेंट है, कोई विवाद है, राइट, कोई विवाद हो सकता है, कोई लड़ाई हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ऐसी सिचुएशन जहाँ पे वो लोग एक दूसरे से अग्री बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं, किसी भी बात पे, किसी भी टॉपिक पे लड़ पड़े हैं। यहाँ पे हमने हस्बैंड एंड वाइफ का एग्जांपल लिया है, वो कोई भी लोग हो सकते हैं, कोई दो लोग हो सकते हैं, कोई तो अपोजिट पार्टीज हो सकती है, कोई पार्टनर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, एट लॉगर हेड्स।
फिर नेक्स्ट जो आता है वो है ऑल एट सी। ऑल एट सी का मीनिंग क्या होता है? कंप्लीटली कंफ्यूज्ड। ऑल एट सी, कंप्लीटली कंफ्यूज। अब कंफ्यूज यानी भ्रमित, पूरी तरह से जो भ्रमित रहता है, क्या करना है क्या नहीं करना है कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, सिर्फ कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है। कोई भी अनेबल, कोई भी डिसीजन लेने के लिए वो लोग सोचते ही रहते, ले नहीं पाते, लेकिन अनएबल टू डिसाइड। जब भी कुछ ऐसा होता है जहां पे वो व्यक्ति डिसाइड नहीं कर पाता, निर्णय नहीं ले पाता, अनएबल टू डिसाइड क्या करना है, व्हाट टू डू, व्हाट टू डू नहीं पता, कंफ्यूजन में हूं, नहीं पता क्या करना है नेक्स्ट। ऑल एट सी। एग्जाम्पल देखते हैं। He feels at sea with economics। देखिए क्या कहा जा रहा है, जब भी इकोनॉमिक सब्जेक्ट शुरू होता है या उनके सामने आता है, he feels at sea, कंप्लीटली कंफ्यूज हो जाते हैं। इकोनॉमिक, कुछ लोग सब्जेक्ट्स को लेके, यहाँ पे हमने इकोनॉमिक्स लिया है, सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, मैथ्स देख के कोई होगा, कभी किसी को साइंस देख के कंफ्यूजन होगा, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है या फिर कोई भी चीज हो सकती है। He feels at sea with economics। यस। फिर जो नेक्स्ट आता है वो है अ व्हाइट एलिफेंट। अ व्हाइट एलिफेंट का मीनिंग क्या होता है? अ व्हाइट एलिफेंट यानी, अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे व्हाइट एलिफेंट, ये व्हाइट कलर का जो एलिफेंट दिखाया है वो नहीं है। अ व्हाइट एलिफेंट है अ पोजीशन दैट इज यूजलेस और ट्रबलसम। पोजीशन यानी क्या होता है? कुछ जो हमारे पास है, जो हमारा है, वो बेकार है या फिर परेशानी से भरा है। कुछ ऐसा जो बेकार है, राइट, जो बेकार है या फिर क्या है, परेशानी से भरा है, परेशानी से भरा हो, राइट, वो होता है अ व्हाइट एलिफेंट। बेकार है, परेशानी से भरा है, जबकि वो महंगा भी है, महंगी चीज है लेकिन बेकार की है, परेशानी से भरी हुई है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या एग्जाम्पल लिया है? He invested his savings in the business and turned into a white elephant। देखिए उनकी जो सेविंग्स थी, सेविंग्स यानी कई सारे पैसे हो सकते हैं, उन्होंने क्या किया, उसे एक बिजनेस में इन्वेस्ट किया। एक बिजनेस में क्या किया उन्होंने, उन पैसों को इन्वेस्ट किया, लेकिन रिजल्ट क्या मिला बदले में? क्या कहा जा रहा है यहाँ पे? रिजल्ट टर्न्ड आउट इनटू अ व्हाइट एलिफेंट। व्हाइट एलिफेंट यानी कोई रिटर्न्स नहीं मिले। यहाँ पे हम ऐसा अज्यूम कर रहे कि व्हाइट एलिफेंट यानी कुछ ऐसी पोजीशन जो कि यूजलेस हो गई, यानी पोजीशन यहाँ पे उनके पैसे थे जो उन्होंने बिजनेस में डाले, लेकिन हुआ क्या उसका? यूजलेस। महंगे थे, काफी मेहनत से कमाए थे, काफी सारे थे, इन्वेस्ट किए, लेकिन रिटर्न कुछ आया नहीं। इनटू अ व्हाइट एलिफेंट यानी या तो वो बिजनेस लॉस में चली गई, या तो क्या हुआ, वो बिजनेस लॉस में चली गई, या फिर क्लोज हो गई, शट डाउन हो गई, कोई कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट नहीं हुआ, मुनाफा नहीं मिला, फायदा नहीं हुआ, जो भी हुआ बेकार हुआ और परेशानी ही गले पड़ी, राइट। तो उसे कहा जाता है अ व्हाइट एलिफेंट। फिर जो नेक्स्ट आता है वो है एक्स आउट। एक्स आउट यानी क्या हुआ? एक्स आउट मीन्स टू टर्न आउट। टर्न आउट, टू टर्न आउट यानी यहाँ पे हिंदी में क्या हुआ? बाहर करना, राइट, बाहर करना, किसी को हटा देना, सडनली कुछ रिमूव कर देना, एक्स आउट। सडनली कुछ रिमूव कर देना, एकदम ही अचानक से, सडनली या रूथलेसली, एकदम ही रूथ होके, राइट। एग्जाम्पल लेते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अ सोशल प्रोग्राम दैट वाज एग्ड टू इफेक्टिवेट बजट कट्स। क्या कहा जा रहा है? एक सामाजिक कार्यक्रम जिसे बजट में कटौती करने के लिए हटा दिया गया था। एक सोशल प्रोग्राम था, मे बी वो शेड्यूल्ड था, लेकिन बजट में कटौती करने के लिए उसे हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया। वो सडनली भी हो सकता है या रूट होके भी हो सकता है। तो जब भी किसी चीज को हम बाहर कर देते हैं, बाहर कर देते हैं, निकाल देते हैं, हटा देते हैं, तब हम क्या यूज करते हैं? एक्स आउट। नेक्स्ट आता है ब्रिंग टू लाइट। ब्रिंग टू लाइट, ब्रिंग टू लाइट यानी डिस्क्लोज, कुछ भी बताना, जो नहीं पता है उसे सामने लाना, कोई मुद्दा, कोई बात, या फिर अगर सिंपल लैंग्वेज में उसे कहे तो हिंदी में हम उसे कहेंगे खुलासा करना। खुलासा करना,
किसी भी बात का कोई भी पहले छिपा या गुप्त कोई बात है, कोई भी छिपी हुई बात है या फिर कोई गुप्त बात है, राइट, उसका खुलासा करना, सामने लाना, उस चीज को प्रकट कराना, उसे कहते हैं ब्रिंग टू लाइट, डिस्क्लोज। ऑप्शंस, एग्जाम्पल देखते हैं सबसे पहले, ऑप्शंस नहीं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या लिया है हमने, दिस फैक्ट्स विल ब्रिंग टू लाइट सम ऑफ द थिंग्स दैट मोस्ट पीपल डोंट वांट टू बिलीव। अब ये तथ्य जो है, फैक्ट्स है, क्या होगा, कुछ ऐसी बातें सामने आएंगी जिन पर ज्यादातर लोग विश्वास नहीं करना चाहते। ब्रिंग टू लाइट यानी सामने आना, डिस्क्लोज करना, ऐसी बातें जो उन्हें नहीं पता है, जो सामने आने पे भी, खुलासा होने पे भी शायद उन्हें ऐसा लगेगा कि बिलीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, भरोसा होगा कि नहीं होगा। तो छिपी बातें, गुप्त बातें, जब वो खुलती है, खुलासा होता है, तब हम डिस्क्लोज कहते हैं उसे, यानी ब्रिंग टू लाइट। नेक्स्ट आता है ब्रेड एंड बटर। ये कई बार हमने सुना होगा, कई लोगों ने सुना होगा, आज हमने इसे यहाँ लिया हुआ भी है ये बताने के लिए। अब यहाँ ब्रेड एंड बटर, जैसे कि हम देख रहे हैं ये ब्रेड और ये बटर नहीं है, ब्रेड एंड बटर नहीं है। यहाँ ब्रेड एंड बटर का मीनिंग है मटीरियल वेलफेयर। मटीरियल वेलफेयर यानी, मटीरियल वेलफेयर यानी भौतिक भलाई। जब किसी की कोई भौतिक भलाई होती है, यहाँ पे भौतिक भलाई का मीनिंग कोई बता सकता है? भौतिक भलाई यानी, भौतिक भलाई का मीनिंग होता है किसी की इनकम, किसी का लाइवलीहुड, सिर्फ इनकम नहीं, उनकी वो इनकम से उनका लाइवलीहुड चल रहा है, उनका जो बेसिक है उनका, या उनका घर जो चल रहा है वो उसी चीज पे चल रहा है, उसी काम पे चल रहा है, उसी लाइफ, वो उनका लाइवलीहुड है, कमाने का एकमात्र जरिया या फिर सहारा। एग्जाम्पल लेते हैं, पता चल जाएगा। हम कई बार कहते हैं ना, दिस इज माई ब्रेड एंड बटर। एग्जाम्पल लेते हैं, एकदम ही क्लियर हो जाएगा। द मोबाइल फोन बिजनेस, देखिए यहाँ पे, द मोबाइल फोन बिजनेस वॉज एक्चुअली हिज ब्रेड एंड बटर। क्या कहा जा रहा है, उनका जो मोबाइल फोन का बिजनेस था वो उनका ब्रेड एंड बटर था, यानी उसी से उनकी आमदनी आती थी, उनका घर चलता था, खर्चे चलते थे, जो भी हमें समझना है, लेकिन ब्रेड एंड बटर यानी उनका सोर्स ऑफ इनकम, द होल एंड सोल सोर्स ऑफ इनकम, उनका वेलफेयर का जरिया, वो हुआ ब्रेड एंड बटर। नेक्स्ट आता है बाय एंड बाय। बाय एंड बाय, बाय एंड बाय का मीनिंग क्या होता है, स्लोली। बाय एंड बाय यानी स्लोली, स्लोली यानी एकदम ही धीरे धीरे। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, एकदम स्लोली हो रहा है, स्लोली, धीरे 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 करके। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल क्या है, वैसे तो बाय एंड बाय का मीनिंग एकदम ही सिंपल है, लेकिन अगर हम कहीं सेंटेंस में बाय एंड बाय पढ़ रहे हैं तो हमें वो मीनिंग भी समझ में आना चाहिए कि बाय एंड बाय यानी स्लोली होता है, यानी कि धीरे धीरे से। The British metro train moved in and out of tunnels on that rocky terrain, and by they arrived at a big town of Glasgow. अगर इतना बड़ा सेंटेंस है, बड़ा सा है, प्रॉब्लम हो रही है समझने में, तो हम उन्हें दो पार्ट में डिवाइड करके समझेंगे, राइट। द ब्रिटिश मेट्रो ट्रेन मूव्ड इन एंड आउट ऑफ टनल्स, राइट। जो ब्रिटिश मेट्रो ट्रेन थी वो टनल से इन एंड आउट होके मूव हुई, कहाँ पे, ऑन दैट रॉकी टेरियन, जो रॉकी टेरियन था वहां पे। एंड बाय यानी स्लोली, हमें मीनिंग पता होगा तो ये सेंटेंस समझने में प्रॉब्लम बिल्कुल ही नहीं होगी। तो बाय एंड बाय यानी स्लोली होता है, इस चीज को हमें याद रखना है, भूलना नहीं है, समझना है। बाय एंड बाय दे अराइव्ड एट अ बिग टाउन ऑफ ग्लासगो, धीरे धीरे करके वो एक बड़े टाउन में अराइव हो गए। ग्लासगो एक टाउन था, एक जगह थी, उसका बड़ा सा एक टाउन था, वहां पे स्लोली ट्रेन ने अराइव कर लिया, राइट। बाय एंड बाय। तो ये हमारा आज का सेशन था, इडियम्स एंड फ्रेजेस। उम्मीद है आपको सारे वर्ड्स, सारे सेंटेंसेस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट्स फिर भी रह जा रहे हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल नहीं भूलिएगा, हिंद खोज के पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का अपकमिंग नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिल जाए। तब हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए सेशन के साथ। धन्यवाद।